सुबह सुबह जब हम शिकार के लिए निकले तो हवा में एक अजीब सी ठंडक घुली हुई थी। हल्की धुंध पेड़ों से लिपटी हुई थी। यह हमारे शिकार के सफर का पहला दिन था और मैं इसे लेकर काफी उत्साहित था, लेकिन न जाने क्यों कुछ ठीक नहीं लग रहा था। जंगल असामान्य रूप से शांत था, इतना शांत कि वो खामोशी ही बेचैन कर रही थी। आमतौर पर इस समय पक्षियों की चहचहाहट, पत्तों की सरसराहट या कहीं दूर टहनियों के टूटने की आवाज सुनाई देती थी, लेकिन आज ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जंगल अपनी सांस रोककर खड़ा हो। जेक ने मेरी कोहनी में हल्का सा धक्का देते हुए कहा, थोड़ा रिलैक्स करो यार, ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें लग रहा हो कि कोई हमें देख रहा है। मैंने जबरदस्ती हंसने की कोशिश की। मैं ठीक हूं, मैं बस अपने शिकार पर ध्यान दे रहा हूं। मेरा चचेरा भाई ब्रायन ज्यादा कुछ नहीं बोल रहा था। जंगल में वो हमेशा थोड़ा घबराया रहता था, खासकर दादाजी से पुरानी कहानियां सुनने के बाद। वो आत्माओं, श्रापों और स्किन वॉकर जैसी बातों पर पूरा विश्वास करता था। मैं और जेक, हम कभी इन बातों पर यकीन नहीं करते थे, कम से कम उस दिन तक तो नहीं। हम पिछली रात को देखे हुए रास्तों का पीछा करते हुए जंगल के और भीतर जाने लगे। सूरज अब ऊपर चढ़ रहा था, लेकिन उसकी रोशनी घने पेड़ों की छतरी को मुश्किल से ही पार कर पा रही थी। मेरे जूतों के नीचे जमीन चरमरा रही थी, लेकिन उस डरावनी खामोशी में मेरे कदमों की आवाज भी जरूरत से ज्यादा ही तेज लग रही थी। मेरी गर्दन के पीछे के सारे रोंगटे खड़े हो चुके थे। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कुछ गड़बड़ है। वो देखो, ब्रायन ने धीमी आवाज में कहा। मैंने उसकी नजर का पीछा किया और वहीं ठिठक गया। हमारे सामने खुली जगह में एक एल्क की लाश पड़ी थी, लेकिन वैसी नहीं जैसी मैंने अपनी जिंदगी में कभी देखी हो। उसका पूरा शरीर बेरहमी से चीर दिया गया था। उसका पेट फटा हुआ था, आंतें बाहर बिखरी पड़ी थी, मानो किसी ने चाकू से उसे सावधानी से काटा हो। उसकी आंखें पूरी तरह खुली हुई थी और किसी खाली जगह को घूर रही थी। ये आखिर किया किसने होगा? जेक ने फुसफुसाते हुए कहा और उस लाश के पास घुटनों के बल बैठ गया। उसने अपनी राइफल की नली से शव को हल्के से छुआ, लेकिन मैं साफ देख सकता था वो भी उतना ही डरा हुआ था जितना मैं। भालू, ये भालू ने किया है? उसने पूछा। बिल्कुल नहीं, मैंने सर हिलाते हुए जवाब दिया। भालू ऐसा नहीं करते, वो अपने शिकार को इस तरह नहीं छोड़ते। मैंने घावों को ध्यान से देखा। कट बिल्कुल साफ थे, एकदम सटीक। ऐसा लग रहा था जैसे किसी हॉरर फिल्म का दृश्य हो। ब्रायन एक कदम पीछे हट गया। उसका चेहरा पूरी तरह पीला पड़ चुका था। हमें अभी इसी वक्त यहां से निकलना होगा। मैंने माहौल हल्का करने की कोशिश की। अरे ब्रायन, फिर से स्किन वॉकर वाली बातें मत शुरू करो यार। मैं मजाक नहीं कर रहा दोस्त, उसने कांपती आवाज में कहा। मैंने ऐसी चीजों की कहानियां सुनी हैं, हमें यहां नहीं होना चाहिए। जेक हल्का सा हंसा, लेकिन इस बार उसकी हंसी में मजाक नहीं था। अरे यार, अब तो तुम सच में मुझे डराने लगे हो। मैं दोनों से कहना चाहता था कि शांत हो जाओ, जरूर इसका कोई तर्कसंगत कारण होगा, लेकिन दिल की गहराई में मैं भी वही महसूस कर रहा था। हम अकेले नहीं थे। हमारे चारों ओर खड़े पेड़ जैसे और करीब आते जा रहे थे। उनकी परछाइयां पहले से कहीं ज्यादा लंबी और कहीं ज्यादा गहरी हो चुकी थी। चलो वापस चलते हैं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, जबकि अंदर से मैं खुद डरा हुआ था। हम जैसे ही वापस मुड़े, मेरी नजर के कोने में कुछ हरकत दिखाई दी। पेड़ों के बीच कुछ था,
जो अगले ही पल नजर से ओझल हो गया। मैं तुरंत पलटा। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन अब वहां कुछ भी नहीं था। सिर्फ वही शांत जंगल और ठंडी स्थिर हवा थी। कोई हमें देख रहा है, ब्रायन ने फुसफुसा कर कहा। और इस बार मैंने उससे बहस नहीं की, क्योंकि वो सही था। मैं उसे महसूस कर सकता था। कोई वहां था, कोई जो हमें इतनी आसानी से वहां से जाने नहीं देने वाला था। हमने अपनी चाल तेज कर दी, लेकिन अब जंगल पहले जैसा नहीं लग रहा था, और जो भी हमारे पीछे था वो भी हमारे साथ साथ चल रहा था। जब तक हम वापस कैबिन पहुंचे, सूरज लगभग डूब चुका था। घना कोहरा पूरे इलाके में फैल गया था, जिससे हर चीज धुंधली और अजीब दिखाई दे रही थी। लकड़ी का छोटा सा कैबिन जंगल के किनारे बना हुआ था। शाम की हवा में उसकी पुरानी लकड़ियां चरमराने की आवाज कर रही थी। हम जल्दी जल्दी अंदर घुसे और दरवाजा बंद करके कुंडी लगा दी, मानो ऐसा करने से बाहर मौजूद वो चीज अंदर आने से रुक जाएगी। आखिर वो था क्या? जैक ने कांपती आवाज में पूछा। उसने अपना सामान फायरप्लेस के पास फेंका और बेचैनी से इधर उधर टहलने लगा। तुम दोनों ने भी कुछ देखा था, है ना? मैंने सर हिला दिया। मेरा दिल अब भी जोरों से धड़क रहा था। मैंने भी देखा था। पेड़ों के बीच कुछ बहुत बड़ी चीज चल रही थी। मैं ये मानना नहीं चाहता था कि मैं कितना डर चुका था, लेकिन जैक और ब्रायन के चेहरे देखकर साफ पता चल रहा था वो भी बिल्कुल वैसा ही महसूस कर रहे थे। ब्रायन खिड़की के पास खड़ा था। वो पर्दे की छोटी सी दरार से बाहर झांक रहा था। उसका चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ चुका था। उसने अपनी राइफल को इतनी कसकर पकड़ रखा था जैसे वही उसकी आखिरी उम्मीद हो। वो हमारा पीछा करते हुए यहां तक आया है, मुझे पूरा यकीन है, उसने फुसफुसा कर कहा। कैबिन अब बहुत छोटा और बहुत कमजोर महसूस हो रहा था। लकड़ी की हर चरमराहट, हवा का हर झोंका मुझे चौंका देता था। मैं खुद को बार बार यही समझा रहा था कि हम अंदर सुरक्षित हैं, लेकिन मन ये बात मानने को तैयार ही नहीं था। रात बहुत जल्दी उतर आई और उसके साथ आवाजें भी शुरू हो गईं। पहले बस बाहर सूखे पत्तों पर चलते कदमों की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई कैबिन के चारों ओर धीरे धीरे घूम रहा हो। हम तीनों एकदम स्थिर हो गए। सबकी नजर दरवाजे पर टिक गई। हम उम्मीद कर रहे थे कि शायद कोई जानवर होगा, लेकिन वो कदम रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो धीरे धीरे पूरे कैबिन का चक्कर लगा रहे थे। कभी किसी खिड़की के पास रुकते, फिर दोबारा चलने लगते। तुम्हें क्या लगता है, ये क्या चीज है? जैक ने लगभग फुसफुसाते हुए पूछा। मुझे कोई आइडिया नहीं है, मैंने जवाब दिया। हालांकि मेरे मन में क्या चल रहा था मैं वो जुबान पर लाना नहीं चाहता था। ब्रायन की स्किन वॉकर वाली सारी कहानियां मेरे दिमाग में बार बार घूमने लगी थी, और तभी वो कदम अचानक रुक गए। पूरा सन्नाटा छा गया। हम में से किसी ने हिलने की भी हिम्मत नहीं की। हमने सांस तक रोक ली, इस उम्मीद में कि शायद कुछ और सुनाई दे। मैंने जैक और ब्रायन की तरफ देखा। दोनों के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। और तभी छत पर किसी भारी चीज के गिरने की जोरदार आवाज आई। हम तीनों उछल पड़े। जैक ने दबी आवाज में गाली दी। वो आवाज फिर से आई, भारी, जानबूझकर की गई, जैसे कोई या कुछ कैबिन की छत पर चल रहा हो। ब्रायन ने अपनी राइफल और कसकर पकड़ ली। वो अंदर आने का रास्ता ढूंढ रहा है। मैंने टॉर्च उठाई और उसकी रोशनी छत की तरफ डाली, लेकिन मोटी लकड़ी की बल्लियों के पार भला कुछ कैसे दिखाई देता। लेकिन फिर
घिसटने की आवाज शुरू हुई। ऐसा लग रहा था जैसे लंबे नाखून या पंजे छत पर धीरे धीरे रगड़े जा रहे हों। मानो ऊपर मौजूद वो चीज हमें यह एहसास दिलाना चाहती हो कि वो बहुत पास है। और तभी दरवाजे के बाहर से हमने उसे सुना, मुझे अंदर आने दो। वो मेरी आवाज थी, इसमें जरा भी शक नहीं था। लेकिन मैं तो अपने साथियों के साथ कैबिन के अंदर खड़ा था और हम तीनों दहशत में दरवाजे को घूर रहे थे। ये तुम नहीं हो, जैक पीछे हटते हुए बोला। ये तुम नहीं हो, मुझे पता है, मैंने फुसफुसा कर कहा। मेरे हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। हम तीनों वहीं जमे खड़े रहे, डर से बिल्कुल सुन। तभी छत पर मौजूद वो चीज फिर से चलने लगी। वो धीरे धीरे छत के किनारे की तरफ बढ़ी और फिर सब कुछ शांत हो गया। न कदमों की आवाज, न पंजों की खरोच, कुछ भी नहीं। हम यहां नहीं रुक सकते, ब्रायन ने धीमी आवाज में कहा। वो हमारे साथ खेल खेल रहा है, वो इंतजार कर रहा है। और दिल की गहराई में मैं जानता था कि वो सही कह रहा था। जो भी बाहर था उसका खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। अगली सुबह जैसे तैसे आई। हम चारों में से कोई भी पूरी रात सो नहीं पाया था। कैबिन के बाहर होने वाली हर छोटी सी आवाज हमें चौकन्ना कर देती थी। लेकिन भोर होते होते ऐसा लगने लगा कि जो चीज पूरी रात हमारा पीछा कर रही थी वो अब जा चुकी थी। घने पेड़ों के बीच से सूरज की फीकी रोशनी छन कर नीचे आ रही थी। उस रोशनी में भी जंगल पहले जितना ही डरावना लग रहा था। हम अब भी डरे हुए थे, लेकिन हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। हमें वहां से निकलना ही था। हमें अभी इसी वक्त यहां से निकलना होगा, मैंने अपनी राइफल कंधे पर टांगते हुए कहा। मेरी आवाज सुनने में जितनी स्थिर लग रही थी, अंदर से मैं उतना बिल्कुल भी शांत नहीं था। ब्रायन ने भी कोई बहस नहीं की। वो पहले ही अपना सामान समेटने लगा था। बैग की जिप बंद करते समय उसके हाथ कांप रहे थे। और टॉम, जो हमेशा मजाक करता रहता था, इस बार एक शब्द भी नहीं बोल रहा था। वो बार बार दरवाजे की तरफ देख रहा था, जैसे उसे हर पल यही डर हो कि अगले ही सेकंड कोई चीज उसे तोड़कर अंदर घुसाएगी। हमने जल्दबाजी में सामान समेटा, इतनी जल्दबाजी में कि कई बार हाथों से चीजें फिसलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे हम वहां से जितनी जल्दी हो सके भाग निकलना चाहते हो। पूरे समय वो कैबिन मुझे एक जाल जैसा महसूस होता रहा। उसकी लकड़ी की दीवारें इतनी पतली लग रही थीं कि पिछली रात जो हमने देखा और सुना था उससे हमारी कोई रक्षा नहीं कर सकती थी। जब हम बाहर निकले तो सुबह की ठंडी हवा मेरे चेहरे से टकराई, लेकिन उससे कोई राहत नहीं मिली। उल्टा वो हवा भी भारी लग रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे पूरा जंगल हमें देख रहा हो। ट्रक की तरफ लौटते हुए हम में से किसी ने ज्यादा बात नहीं की। हम सबकी नजरें जमीन पर थीं और हमारी सारी इंद्रियां पूरी तरह सतर्क थीं। लेकिन चलते चलते मेरे पेट में फिर वही बेचैनी लौट आई, वही एहसास जो कल महसूस हुआ था कि कोई हमें फिर से देख रहा था। हम जंगल में जितना अंदर जाते गए वो एहसास उतना ही मजबूत होता गया। जंगल फिर से असामान्य रूप से शांत था। न किसी पक्षी की आवाज, न हवा से हिलते पत्तों की सरसराहट, कुछ भी नहीं। बस हमारे कदमों की आवाज थी। और तभी मेरी नजर के कोने में फिर से कुछ हरकत हुई। पेड़ों के बीच एक परछाई बिजली की तरह लपकी और अगले ही पल गायब हो गई। तुमने देखा?
वो देखा क्या? जेक ने फुसफुसाकर पूछा। डर के मारे उसकी आवाज बैठ चुकी थी। मैं उसे और डराना नहीं चाहता था, लेकिन मैंने धीरे से अपना सर हिला दिया। हाँ, वो अब भी यही है। ब्रायन हमारी तरफ मुड़ा। उसका चेहरा पूरी तरह पीला पड़ चुका था, आंखें डर से फैली हुई थी। हमें जल्दी करनी होगी, वो हमें भटका रहा है, उसने कहा। भटका रहा है? मतलब? मैंने हैरानी से पूछा। वो जानबूझकर हमें रास्ते से दूर ले जा रहा है, ब्रायन ने कांपती आवाज में कहा, ताकि हम कभी अपनी गाड़ी तक वापस ना पहुंच सके। और तभी मुझे अचानक एहसास हुआ, अब तक तो हमें मिट्टी वाली सड़क पर पहुंच जाना चाहिए था, वही सड़क जो सीधे हमारी गाड़ी तक जाती थी। लेकिन हमारे चारों तरफ सिर्फ पेड़ थे, घने, काले और अंतहीन लगने वाले पेड़। हम रास्ता भटक गए हैं, टॉम की आवाज में अब साफ घबराहट थी। अभी तुम लोग शांत रहो, मैंने आत्मविश्वास दिखाने की कोशिश की, हालांकि मेरी रीढ़ में डर की ठंडी लहर दौड़ चुकी थी। मैंने जेब से कंपास निकाला, लेकिन उसकी सुई बेतहाशा घूम रही थी, उसका कोई मतलब ही नहीं निकल रहा था। हम रास्ता जरूर ढूंढ लेंगे, मैंने कहा, लेकिन लगता था जंगल ने हमारे लिए कुछ और ही तय कर रखा था। अचानक पेड़ों के बीच तेज सरसराहट हुई। हम चारों वहीं रुक गए। कोई चीज बहुत तेजी से सीधे हमारी तरफ आ रही थी। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो गायब हो गई और फिर से परछाइयों में विलीन हो गई। मैं उसे देख नहीं पाया, लेकिन उसकी मौजूदगी साफ महसूस कर सकता था। वो सच में हमारे साथ खेल रहा था। तभी ब्रायन चिल्लाकर बोला, भागो, अभी के अभी भागो। इस बार किसी ने एक पल भी नहीं सोचा। हम पूरी ताकत से पेड़ों के बीच दौड़ पड़े। कुछ ही सेकंड में मेरे पैरों में जलन होने लगी, सांसें बुरी तरह फूल गई थी, लेकिन रुकने का सवाल ही नहीं था, क्योंकि हमारे पीछे वो भी दौड़ रहा था, पेड़ों को तोड़ता हुआ हमसे कहीं ज्यादा तेज। हम अपनी जान बचाकर भाग रहे थे और मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि हम जिंदा बच पाएंगे। हम तब तक दौड़ते रहे जब तक फेफड़े जलने नहीं लगे और पैरों में असहनीय दर्द नहीं होने लगा। लेकिन चाहे हम कितनी भी तेज दौड़ते, ऐसा लगता वो चीज हमेशा हमारे ठीक पीछे है। उसकी मौजूदगी हर तरफ महसूस हो रही थी। टूटती टहनियों की आवाज, भारी कदमों की धमक जो चारों दिशाओं से आती हुई लग रही थी। मैंने एक बार पीछे मुड़कर देखा और पेड़ों के बीच एक लंबी, बेढंगी सी परछाई तेजी से सरकी। वो चीज मेरी देखी हुई किसी भी चीज जैसी नहीं थी, ना इंसान ना जानवर, बल्कि दोनों के बीच की कोई भयानक चीज। डर मेरी नसों में बर्फ की तरह जम चुका था। हम इससे भागकर नहीं बच सकते, ब्रायन ने हांफते हुए कहा। उसी समय हम एक छोटी सी खुली जगह में पहुंच गए। ब्रायन सही कह रहा था, वो हमसे बहुत तेज था। मुझे महसूस हो रहा था कि वो हमारे और करीब आता जा रहा था। हवा के साथ उसकी फुसफुसाहटें भी सुनाई दे रही थी और वो हमारी ही आवाजों जैसी थी। वो फिर से हमारी आवाजों की नकल कर रहा था और तभी पेड़ों के बीच से मुझे अपनी ही आवाज सुनाई दी, वापस आ जाओ, तुम बच नहीं सकते। वो आवाज सुनकर मैं वहीं रुक गया। हमें इसका सामना यहीं करना होगा, मैंने अपनी आवाज को जितना हो सके मजबूत बनाते हुए कहा। यहीं और अभी के अभी। जेक ने मेरी तरफ देखा। उसका चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ चुका था। तुम पागल हो गए हो क्या? वो चीज
जो भी है हमें टुकड़े टुकड़े कर देगी। हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ब्रायन ने कांपती हुई लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, या तो यहीं लड़ेंगे या भागते रहेंगे जब तक वो हमें पकड़ ना ले। उसने अपनी राइफल इतनी जोर से पकड़ रखी थी कि उसकी उंगलियों के पोर सफेद पड़ चुके थे। वो खुली जगह कोई सुरक्षित जगह नहीं थी, लेकिन फिलहाल हमारे पास बस वही थी। हमने जल्दी जल्दी आसपास से जो भी मिल सकता था इकट्ठा करना शुरू किया। टहनियाँ, पत्थर, जो भी किसी रुकावट या हथियार की तरह इस्तेमाल हो सके। मुझे नहीं पता था कि हमारा सामना आखिर किससे होने वाला था, लेकिन इतना तय था, हम अब और नहीं भाग सकते थे। हमने बीच में एक छोटी सी आग जलाई। उम्मीद थी कि शायद वो चीज आग से कुछ दूरी बनाए रखेगी। लपटों की टिमटिमाती रोशनी पेड़ों पर लंबी लंबी परछाइयां डाल रही थी। उन परछाइयों को देखकर ऐसा लग रहा था मानो पूरे पेड़ जिंदा हों और धीरे धीरे हिल रहे हों। अब हर छोटी आवाज पहले से कहीं ज्यादा तेज लग रही थी। हर सांस और भारी महसूस हो रही थी। और फिर वो आ गया। शुरुआत में हमें कुछ दिखाई नहीं दिया, बस खामोशी का बोझ जो लगातार बढ़ता जा रहा था। लेकिन कुछ ही पल बाद उसकी आकृति खुली जगह की सीमा पर दिखाई दी। आधा शरीर परछाइयों में छिपा हुआ था। वो बहुत लंबा था और उसका शरीर लगातार बदल रहा था, मानो उसका आकार पिघल रहा हो और हर पल किसी नई शक्ल में ढल रहा हो। एक पल वो भेड़िए जैसा दिखता और अगले ही पल एक विकृत मुड़ा तुड़ा इंसान। उसकी आंखें लाल चमक रही थी और उसके होठों पर ऐसी मुस्कान थी जैसे हमारे डर से उसे आनंद मिल रहा हो। इसे हमारे पास आने मत देना, मैंने फुसफुसाते हुए कहा और अपनी राइफल उसकी तरफ तान दी। मेरे हाथ बुरी तरह कांप रहे थे, फिर भी मैंने निशाना सीधा उसी पर लगाया। मैंने गोली चला दी, लेकिन वो जरा भी नहीं हिला। ऐसा लगा जैसे गोली उसके आर पार निकल गई हो, मानो वो पूरी तरह वास्तविक ही ना हो। इस पर तो गोली का कोई असर नहीं हो रहा, जेक चीखा और उसने भी गोली चला दी। मेरे अंदर घबराहट की लहर दौड़ गई। हम ऐसी चीज से कैसे लड़ सकते थे जो इस दुनिया के नियमों को मानती ही नहीं थी। उधर ब्रायन अपने बैग में कुछ ढूंढ रहा था। रुको, गोली मत चलाना, वो चिल्लाया। उसने बैग से एक छोटी सी बहुत पुरानी दिखने वाली हड्डी निकाली। वो चिकनी थी और इतनी घिस चुकी थी कि लगता था सदियों पुरानी है। इसे अपने पूर्वजों की हड्डियों से डर लगता है, उसने कहा। यही एक चीज है जो इसे रोक सकती है। बिना एक पल सोचे ब्रायन ने वो हड्डी हवा में ऊंची उठा दी। पहली बार वो जीव ठिठक गया। उसका शरीर टिमटिमाने लगा, बिल्कुल वैसे जैसे खराब टीवी का सिग्नल टूटने लगता है। उसने गुर्राकर आवाज निकाली, लेकिन इस बार एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा। कुछ क्षणों के लिए समय जैसे थम गया था। वो चीज वहीं जड़ होकर खड़ी रह गई और मैं पूरी ताकत से चिल्लाया, यही मौका है, भागो यहां से। मुझे दोबारा कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हम पूरी ताकत से दौड़ पड़े और हमारे पीछे वो भयानक जीव ऐसे चीख रहा था जो आवाज मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। कुछ ही देर बाद हम पेड़ों की आखिरी कतार पार कर चुके थे और सामने सड़क दिखाई दे रही थी। उससे कुछ ही दूरी पर हमारा ट्रक खड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे मौत के मुंह से निकलकर जिंदगी सामने खड़ी हो। मुझे अब भी महसूस हो रहा था कि वो हमें देख रहा है। उसकी नफरत से भरी नजरें अब भी हमारी पीठ पर टिकी हुई थी, लेकिन इस बार
हम में से किसी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। हम ट्रक तक पहुंचे, दरवाजे जोर से बंद किए और पूरी रफ्तार से मिट्टी वाली सड़क पर ट्रक दौड़ा दिया। इंजन गरजता हुआ आगे बढ़ गया और हमारे पीछे उस जीव ने एक ऐसी चीख मारी जो इतनी भयानक, इतनी अमानवीय थी कि उसके बाद भी बहुत लंबे समय तक उसकी गूंज मेरे दिमाग में सुनाई देती रही। हम वहां से बचकर निकल आए थे, लेकिन एक बात मुझे हमेशा के लिए समझ आ गई थी। वो जीव, वो स्किन वॉकर जो रूप बदल सकता है, जो किसी की भी आवाज की नकल कर सकता है, आज भी कहीं ना कहीं मौजूद है। वहीं परछाइयों में किसी अगले शिकार का इंतजार कर रहा है। सड़क घने चीड़ के जंगलों के बीच काले रिबन की तरह बल खाती हुई आगे बढ़ रही थी। ऊपर पेड़ों की घनी छतरी के बीच से कभी कभार सूरज की हल्की किरणें टूटकर नीचे आ जाती थी। मेरे बगल में सारा चुपचाप बैठी थी। उसकी उंगलियां उसकी गोद में फैले नक्शे पर घबराहट में लगातार थाप दे रही थी। वो हमेशा से बहुत सावधान रहती थी, हर छोटी बड़ी बात की चिंता करती थी और यही बात मुझे उससे और भी ज्यादा प्यार करने पर मजबूर करती थी। लेकिन कभी कभी, जैसे आज, वही आदत मुझे बेचैन भी कर रही थी। हमें मेन ट्रेल से ही जाना चाहिए था, उसने कहा। मैंने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, डोंट वरी, मजा आएगा। बैन को इस जगह को लेकर अच्छी फीलिंग्स है। बैन को तो हर चीज को लेकर अच्छी फीलिंग्स होती हैं, उसने बड़बड़ाते हुए कहा और उसकी नजर रियर व्यू मिरर पर चली गई। मैंने भी उसी दिशा में देखा। हमारे पीछे वाली कार में बैन और लीसा थे। हमारी गाड़ी से उड़ती धूल उनके पीछे ऐसे फैल रही थी जैसे कोई फ्लेयर गन हवा में छूट गई हो। इसी ट्रिप के लिए बैन ने मुझे मनाया था। दुनिया से दूर गहरे जंगलों में एक वीकेंड बिताने का सुझाव उसी का था। सच कहूं तो हम दोनों को इसकी जरूरत भी थी। काम का तनाव पिछले कुछ समय से लगातार बढ़ता जा रहा था और मैं और सारा, हमें भी रोजमर्रा की एक जैसी जिंदगी से निकलकर थोड़ा रोमांच चाहिए था। लेकिन जैसे ही हमने सभ्यता की आखिरी निशानी भी पीछे छोड़ दी, एक ऐसा छोटा सा कस्बा जो नक्शे पर मुश्किल से एक बिंदु जितनी जगह का हकदार था, मुझे महसूस होने लगा कि हमारे बीच का माहौल बदल रहा है। मुझे समझ नहीं आता कि हमें इतनी दूर आने की जरूरत ही क्या थी, सारा ने कहा। गैस स्टेशन वाले आदमी को देखा था? किस तरह से वो हमें देख रहा था। बाहर से आने वाले लोगों को देखकर छोटे कस्बे के लोग अक्सर ऐसे ही अजीब व्यवहार करते हैं। नहीं माइक, उसने सिर्फ अजीब नजरों से नहीं देखा था, उसने हमें चेतावनी भी दी थी। मैं हल्का सा हंसा, हालांकि मेरी अपनी हंसी भी मुझे बनावटी लगी। हाँ, मैंने उसकी बात सुनी थी। यहाँ कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ अंधेरा होने के बाद किसी को जाना नहीं चाहिए। ये बस लोकल अंधविश्वास है, शहर से आने वाले लोगों को डराने का तरीका है। जो भी हो, मुझे तो अब डर लग रहा है, सारा ने तीखे स्वर में कहा। उसने नक्शा मोड़कर अपने बैग में रख दिया और खिड़की से बाहर देखने लगी। जैसे जैसे जंगल और घना होता जा रहा था, उसकी बेचैनी भी बढ़ती जा रही थी। सिर्फ वही नहीं, मैं भी हवा में कुछ अजीब महसूस कर रहा था। शायद वजह यह थी कि हम पूरी तरह अकेले थे, या शायद इसलिए कि सूरज की रोशनी मुश्किल से जंगल की जमीन तक पहुंच पा रही थी, जिससे हर तरफ लंबी और गहरी परछाइयां फैल गई थी, जो हर बीतते मील के साथ और लंबी होती जा रही थी। आखिरकार सड़क एक छोटी सी झाड़ियों से घिरी खुली जगह पर जाकर खत्म हो गई। मैंने एक विशाल चीड़ के पेड़ के पास
अपनी गाड़ी रोकी, इंजन बंद किया और बाहर निकल आया। चारों तरफ ऐसा सन्नाटा था कि अपने ही कदमों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। हमारे पीछे बैन और लीसा की कार भी आकर रुकी। जगह तो कमाल की है, बैन ने जोर से आवाज लगाई। उसकी आवाज इस जगह के हिसाब से कुछ ज्यादा ही ऊंची लग रही थी। लीसा हमेशा की तरह चुपचाप उसके पीछे चल रही थी। उसे भी इन गहरे जंगलों में आने की ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं थी, लेकिन बैन की आदत थी कि वो दूसरों की चिंताओं को नजरअंदाज करके अपनी बात मनवा ही लेता था। मैंने हाथ फैलाकर शरीर सीधा करते हुए कहा, हाँ, जगह तो सच में अलग है। उधर सारा पहले ही कार के डिग्गी से अपना बैग निकाल चुकी थी। उसकी हर हरकत तेज और घबराई हुई थी, जैसे वो किसी अनहोनी के होने से पहले ही हर चीज के लिए तैयार हो जाना चाहती हो। मैंने बहन की तरफ देखा, लेकिन उसने बस कंधे उचकाकर कहा, सब ठीक रहेगा यार, तुम जरूरत से ज्यादा चिंता करते हो। शायद करता था, लेकिन इस जगह में कुछ तो गड़बड़ थी। हवा बिल्कुल स्थिर थी, जंगल जरूरत से ज्यादा खामोश था, और जैसे जैसे हम पेड़ों के बीच और अंदर जाते गए, मेरे मन से वो एहसास हट ही नहीं रहा था कि कोई हमें देख रहा है। पेड़ों के ठीक उस पार कोई धैर्य से हमारा इंतजार कर रहा है। हमारे सामने जलती आग चटक रही थी, लेकिन उसकी रोशनी भी उस अंधेरे को ज्यादा दूर तक भगा नहीं पा रही थी। सारा सामने बैठी थी। वो अपनी जैकेट की बाह का किनारा दांतों से चबा रही थी, और हर कुछ सेकंड में उसकी नजर पेड़ों की तरफ चली जाती थी। लीसा उसके बगल में बैठी थी, हमेशा की तरह चुप। उसके दोनों हाथ घुटनों को कसकर पकड़े हुए थे, और बैन, वो हमेशा की तरह अपने किसी किस्से से माहौल हल्का करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस बार उसकी आवाज भी बनावटी और खोखली लग रही थी। तो हुआ यूं कि मैं नदी में घुटनों तक पानी में खड़ा था, तभी भगवान कसम कम से कम 3 फुट लंबी ट्राउट मछली न जाने कहां से निकल आई। मैंने तुरंत अपनी फिशिंग रॉड संभाली, कांटा फंसाया, और तभी जंगल की तरफ से चटाक की आवाज आई। टहनी टूटने की तेज आवाज ने उसकी बात बीच में ही रोक दी। हम चारों एक साथ जम गए। सबकी नजरें आंख की रोशनी से बाहर फैले काले अंधेरे पर टिक गई। मेरा दिल जैसे गले में आकर अटक गया। यह पहली बार नहीं था कि हमने कोई आवाज सुनी थी, लेकिन इस बार वो बहुत पास थी। इतनी पास कि पहली बार एहसास हुआ वो छोटी सी आग हमें कितनी कम सुरक्षा दे रही थी। हम बस रोशनी के एक छोटे से टापू पर बैठे थे, और चारों तरफ अंधेरे का अथाह समंदर फैला हुआ था। शायद कोई हिरन होगा, कुछ देर बाद बहन बोला, लेकिन उसकी आवाज से साफ पता चल रहा था कि उसे खुद अपनी बात पर भरोसा नहीं था। उसने मेरी तरफ देखा जैसे मुझसे तसल्ली चाहता हो, लेकिन मेरे पास उसे देने के लिए कोई जवाब नहीं था। सारा थोड़ा आगे झुकी, आंख की लपटों की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, और उससे बनी परछाइयां उसे पहले से कहीं ज्यादा डरा हुआ दिखा रही थी। माइक, मैं कसम खाकर कह सकती हूं, मैंने थोड़ी देर पहले आवाजें सुनी थी। कैसी आवाजें? बहुत धीमी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, लेकिन इंग्लिश में नहीं। मैंने जबरदस्ती हंसने की कोशिश की। पेड़ों में चलती हवा होगी, और कौन फुसफुसाएगा यहां? उसने तुरंत सर हिला दिया। नहीं, वो हवा नहीं थी, वो इंसानी आवाज जैसी थी। बैन हंस पड़ा। अरे सारा, हम यहां सभ्यता से मीलों दूर हैं। कोई जानवर होगा जो अजीब आवाज निकाल रहा होगा। जानवर इंसानों जैसी आवाज नहीं निकालते बैन, उसने पहली बार तेज आवाज में कहा।
उसके चेहरे पर छिपा डर अब साफ दिखाई दे रहा था। तुमने उस बूढ़े आदमी की बात सुनी थी? उसने कहा था कि इन जंगलों में कुछ चीजें रहती हैं। शायद हमें उसकी बात मान लेनी चाहिए थी। बैन ने मजाकिया अंदाज में दोनों हाथ ऊपर उठा दिए। हाँ हाँ, वही डरावना लोकल आदमी। जरूर उसने टूरिस्ट को डराने के लिए ये कहानी बनाई होगी। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि पेड़ों के बीच से एक बहुत हल्की आवाज सुनाई दी। हम चारों एक साथ घूमकर अंधेरे की तरफ देखने लगे। आवाज इतनी धीमी थी कि जैसे सुनाई ही ना दे। और सबसे डरावनी बात, वो आवाज बिल्कुल सारा जैसी थी, जबकि सारा तो मेरे सामने बैठी थी। तुम लोगों ने भी सुना? लीसा ने लगभग फुसफुसाते हुए पूछा। मैंने सुना, सारा ने कांपती आवाज में कहा। और वो मेरी आवाज थी। मैंने सूखे गले से थूक निकलने की कोशिश की। अब आंख की रोशनी भी पहले जैसी नहीं लग रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे अंधेरा धीरे धीरे हमारे और करीब खिसक रहा हो और उस रोशनी को निगलता जा रहा हो। ठीक है, कोई घबराएगा नहीं, मैंने अपनी आवाज को स्थिर रखने की कोशिश करते हुए कहा। शायद तुम्हारी आवाज गूंज कर वापस आई होगी। लेकिन मैं खुद अपनी बात पर यकीन नहीं कर पा रहा था। दिल के किसी कोने में मुझे पता था वो कोई प्राकृतिक घटना नहीं थी। मेरी अंतरात्मा लगातार यही कह रही थी कि कुछ बहुत गलत था, बहुत ज्यादा गलत। अब जंगल सिर्फ खामोश नहीं था, ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपनी सांस रोक रखी हो, मानो वो किसी चीज का इंतजार कर रहा हो। और तभी फिर से चटाक की आवाज आई। इस बार आवाज और भी पास से आई थी और उसी के साथ वही आवाज दोबारा सुनाई दी, इस बार बिल्कुल साफ। माइक! वो सारा की आवाज थी, लेकिन बिगड़ी हुई, लंबी खिंची हुई, और जैसे हमारा मजाक उड़ा रही हो। मैं कांपते पैरों के साथ खड़ा हो गया और अंधेरे में घूरने लगा, ये समझने की कोशिश करते हुए कि आवाज आ कहां से रही थी। लेकिन मुझे सिर्फ परछाइयां दिखाई दे रही थी और आंख की रोशनी की आखिरी सीमा पर पेड़ों के बीच कुछ हिलता हुआ दिख रहा था। वो बहुत ज्यादा लंबा था और असामान्य रूप से दुबला था। बैन मेरे बगल में आकर खड़ा हो गया। उसका चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ चुका था। ये आखिर है क्या? मुझे नहीं पता, मैंने फुसफुसा कर कहा। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसकी आवाज मुझे खुद सुनाई दे रही थी। लेकिन हमें अभी इसी वक्त यहां से निकलना होगा। हमने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। हमने बिना एक पल गंवाए सामान समेटना शुरू कर दिया। मैंने अपना बैग कंधों पर लादा और सारा तुरंत मेरे पीछे आ गई। बैन लगातार कुछ न कुछ बड़बड़ा रहा था। वो बार बार यही कह रहा था कि उसे डर नहीं लग रहा, लेकिन उसकी आंखें कुछ और ही कहानी बता रही थी। सच कहूं तो डर सिर्फ उसकी आंखों में नहीं था, वो मेरी हड्डियों तक उतर चुका था। हम सीधे गाड़ियों तक वापस जाएंगे, मैंने हालात अपने हाथ में लेने की कोशिश करते हुए कहा। बस 2-3 मील का रास्ता है, हम सब साथ रहेंगे, कोई भी अकेले कहीं नहीं जाएगा। सारा ने सर हिलाया। उसकी आंखों में आग की लपटें ऐसी चमक रही थीं जैसे रात में किसी हिरन की आंखें हेडलाइट की रोशनी में चमकती हैं। चलो माइक, बस यहां से चलो, उसने घबराई हुई आवाज में कहा। बैन ने पीछे मुड़कर एक नजर डाली। वो अब भी खुद को बहादुर दिखाने की कोशिश कर रहा था। शायद कोई जानवर होगा, शायद भालू। वो भालू नहीं था बैन, मैंने उसे बीच में ही रोक दिया। मुझे नहीं पता वो क्या था, लेकिन इतना जरूर जानता हूं
कि वो कोई ऐसा जानवर नहीं था जिसे मैंने अपनी जिंदगी में पहले कभी देखा हो। अब बस यहां से चलो। हम ट्रेल पर वापस चलने लगे, लेकिन कुछ ही देर में मुझे महसूस हुआ कि ये वो रास्ता नहीं था जिससे हम कुछ घंटे पहले आए थे। ऊंचे ऊंचे पेड़ हमारे सर के ऊपर ऐसे झुके हुए थे कि उनकी शाखाएं आपस में मिलकर चांदनी तक को रोक रही थी। हम जितना आगे बढ़ते गए, जंगल उतना ही खामोश होता गया। न हवा चल रही थी, न पत्तों की सरसराहट थी। सिर्फ हमारे कदमों की आवाज थी जो सूखे पत्तों पर पड़ रही थी, और कभी कभी हमारे पीछे किसी टहनी के टूटने की आवाज आती, इतनी पास से कि शरीर में सिरहन दौड़ जाए। बीच बीच में मुझे फिर वही आवाज सुनाई देती, जैसे कोई मेरा नाम पुकार रहा हो। वो आवाज जंगल में ऐसी तैरती हुई आती जैसे हवा उसे अपने साथ बहाकर ला रही हो। लेकिन अब वो आवाज एक जैसी नहीं थी। कभी वो सारा जैसी लगती तो कभी बहन जैसी, और हर बार जब वो आवाज मेरा नाम लेती, मैं अंदर तक कांप जाता। मेरे बगल में चल रही सारा का पूरा शरीर तनाव से अकड़ा हुआ था। उसने मेरी बांह इतनी जोर से पकड़ रखी थी कि दर्द होने लगा था। कोई हमारा पीछा कर रहा है, उसने मेरे कान के पास फुसफुसाया। उसकी सांसों की गर्माहट मुझे साफ महसूस हो रही थी। मुझे पता है, मैंने धीमी आवाज में कहा, लेकिन पीछे मत देखना। ज्यादा देर नहीं हुई कि सबसे पहले बैन का धैर्य टूट गया। वो खुद को शांत दिखाने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन जितना हम आगे बढ़ते जा रहे थे, उसकी बड़बड़ाहट उतनी ही बढ़ती जा रही थी। ये सब बेवकूफ़ी है, हमें रुक जाना चाहिए। हम रास्ता भटक चुके हैं। मुझे तो ये ट्रेल पहचान में भी नहीं आ रही। हम कहीं नहीं रुकेंगे, मैंने बिना अपनी रफ्तार कम किए कहा। हम लगभग पहुंच ही गए हैं। लेकिन सच ये था, मुझे खुद भी नहीं पता था कि हम कहाँ थे। पेड़ अब पहले से कहीं ज्यादा पास पास दिखाई दे रहे थे। ट्रेल लगातार संकरी होती जा रही थी। उसमें ऐसे मोड़ आने लगते थे जो पहले बिल्कुल नहीं थे। हर बार मुझे लगता कि हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जैसे ही मैं चारों तरफ नजर डालता, सब कुछ वैसा ही दिखाई देता जैसे हम गोल गोल घूम रहे हों। अचानक बैन रुक गया। वो मेरी तरफ मुड़ा। उसकी आंखों में दहशत साफ दिखाई दे रही थी। हम यहां से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे, है ना? हम बस एक ही जगह घूमते जा रहे हैं, उसने कांपती आवाज में कहा। खुद को संभालो बैन, मैंने उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा। हम यहां से निकल जाएंगे। लेकिन उसकी आंखें लगातार इधर उधर घूम रही थी, जैसे वो कुछ ऐसा देख रहा हो जो हमें दिखाई नहीं दे रहा था। तुम लोगों को सुनाई नहीं दे रहा? उसने लगभग चीखते हुए कहा। वो हमारी आवाजें हैं। मुझे हमारी ही आवाजें जंगल के अंदर से सुनाई दे रही हैं। मैंने उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उससे पहले ही वो पलटा और पूरी रफ्तार से पेड़ों के बीच भाग गया। बैन, रुको! सारा चीख पड़ी, और फिर सब कुछ शांत हो गया। हमने इंतजार किया, 1 मिनट, फिर 2 मिनट, और तभी जंगल के अंदर से एक भयानक चीख गूंजी। वो चीख इतनी तेज, इतनी दर्दनाक और इतनी डर से भरी हुई थी कि उसने पूरे जंगल को हिला दिया। और वो चीख बैन की आवाज थी। लेकिन जिस तरह अचानक वो चीख शुरू हुई थी, उसी तरह अगले ही पल वो पूरी तरह बंद भी हो गई थी। मैं अंधेरे में घूरता रह गया। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसकी आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी। हमें उसे ढूंढने जाना होगा, मैंने कहा, हालांकि मेरा हर हिस्सा वहां से भाग जाना चाहता था।
नहीं माइक। सारा ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे रोक लिया। माइक, वो बैन नहीं था। शुरुआत में उसकी आवाज थी, लेकिन लास्ट में नहीं। मैंने उससे बहस नहीं की, क्योंकि अंदर ही अंदर मैं भी जानता था कि वो सही कह रही थी। मुझे नहीं पता हम वहां कितनी देर तक जमे खड़े रहे, शायद 1 मिनट या शायद 10 मिनट। लेकिन बैन के जाने के बाद जंगल से कुछ भी बाहर नहीं आया, और उसकी पहली चीख के बाद कोई दूसरी चीख भी नहीं सुनाई दी। बस एक घुटन भरी खामोशी थी, इतनी भारी कि वो धुंध की तरह पूरे जंगल में छाई हुई थी। हम यहां और नहीं रुक सकते, सारा ने कांपती आवाज में कहा। वो जो भी है, वो हमारा शिकार कर रहा है। वो सही थी, मैं भी इसे महसूस कर सकता था। हवा बदल चुकी थी, अब पहले से कहीं ज्यादा ठंडी थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरे जंगल से जीवन ही खींच लिया गया हो। मैंने लीसा की तरफ देखा। काफी देर से उसने एक भी शब्द नहीं कहा था। उसकी आंखें पूरी तरह खुली हुई थी, और वो लगातार अंधेरे में घूर रही थी, मानो पेड़ों के उस पार कुछ देखने की कोशिश कर रही हो, कुछ ऐसा जिसके वहां होने की वो खुद भी उम्मीद नहीं कर रही थी। लीसा, मैंने धीरे से कहा, हमें चलते रहना होगा। बैन जा चुका है, लेकिन हमें किसी तरह गाड़ी तक पहुंचना होगा। उसने पलक झपकाई, फिर बहुत धीरे से सर हिलाया, लेकिन उसकी हर हरकत मशीन जैसी लग रही थी, जैसे उसका दिमाग कहीं और ही अटक गया हो। मुझे नहीं पता था कि हम में से कोई और कितनी देर तक खुद को संभाल पाएगा। सच तो ये था, मुझे खुद नहीं पता था कि मैं और कितनी देर तक हिम्मत बनाए रख सकता हूं। मैंने सामने की ट्रेल की तरफ देखा, या कम से कम मुझे लगा कि वो ट्रेल ही थी। रास्ता जैसे लगातार बदल रहा था, अजीब तरह से मुड़ रहा था, ऐसे जिसका कोई मतलब ही नहीं बनता था। हमें तो अब तक वापस पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन चारों तरफ वही पेड़, वही अंधेरा, सब कुछ बिल्कुल एक जैसा दिखाई दे रहा था। इतना एक जैसा कि लगने लगा जंगल हमारे साथ कोई खेल खेल रहा है, हमें बार बार उसी जगह पर वापस ले आ रहा है। और तभी फिर से वही आवाज सुनाई दी, माइक। इस बार आवाज सारा की थी, धीमी, मिन्नत करती हुई, और जंगल के और भी भीतर से आती हुई। लेकिन सारा तो बिल्कुल मेरे बगल में खड़ी थी। उसकी उंगलियां अब भी मेरी बाह को इतनी कसकर पकड़े हुए थी कि दर्द हो रहा था। उसकी बात मत सुनना, मैंने फुसफुसा कर कहा। वो हमें उलझाने की कोशिश कर रहा है। हम फिर आगे बढ़ने लगे, इस बार पहले से भी ज्यादा धीरे। हर टूटती टहनी की आवाज पर मेरा पूरा शरीर चौकन्ना हो जाता। ट्रेल जैसे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। हर कदम के साथ ऐसा लगता जैसे पेड़ हमारे और करीब आते जा रहे हों और हमें अपने बीच दबोच रहे हों। मेरे दिमाग में बार बार बैन का ख्याल आ रहा था। जिस तरह वो भागा था, जिस तरह उसकी चीख अचानक बीच में ही रुक गई थी, क्या वो चीज अब उसके साथ थी, या क्या अब उसने बैन का चेहरा पहन लिया था? मैं उस बारे में सोचना नहीं चाहता था, लेकिन वो ख्याल बार बार मेरे मन में लौट आता। और तभी हम एक खुली जगह पर पहुंच गए। मुझे नहीं पता हम वहां कैसे पहुंचे, लेकिन अचानक पेड़ हट गए और हमारे सामने पत्थरों का एक गोल घेरा दिखाई दिया। वो पत्थर बहुत पुराने थे, उन पर मोटी काई जमी हुई थी और उन पर कुछ अजीब सी नक्काशियां बनी थी, जिन्हें उस हल्की रोशनी में साफ समझ पाना नामुमकिन था। यहाँ की हवा अलग थी, ज्यादा भारी थी। ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी ऐसी जगह पर आ गए हों
जहां दुनिया के सामान्य नियम काम ही नहीं करते। ये जगह आखिर है क्या? सारा ने लगभग फुसफुसाते हुए कहा। मुझे नहीं पता, मैंने कहा। लेकिन मैं एक बात महसूस कर सकता था, वो जगह बहुत गलत थी और किसी वजह से मुझे पूरा यकीन था यही वो जगह थी जहां वो हमें लाना चाहता था। हमें यहां जानबूझकर लाया गया था। और तभी पत्थरों के उस घेरे के ठीक पार मैंने उसे देखा। एक लंबी दुबली आकृति जो एक पेड़ के पीछे से धीरे धीरे बाहर निकल रही थी। पहले मुझे लगा वो बैन है, या कम से कम वो बिल्कुल बैन जैसा दिखाई दे रहा था। लेकिन उसकी वो आंखें बिल्कुल खोखली थी और उस हल्के अंधेरे में उनमें से एक फीकी सी चमक तैर रही थी। फिर वो मुस्कुराया, इतनी चौड़ी मुस्कान जो किसी इंसान के चेहरे पर हो ही नहीं सकती। माइक, उसने कहा, लेकिन उसकी आवाज बैन जैसी नहीं थी। वो कुछ ज्यादा ही साफ थी, कुछ ज्यादा ही परफेक्ट। वो बैन की आवाज की नकल कर रहा था, लेकिन मेरे भीतर कहीं गहराई में मुझे पता था वो अब बैन नहीं था। भागो यहां से, मैंने सारा से फुसफुसा कर कहा। मेरी आवाज मुश्किल से निकल पा रही थी। जल्दी करो, भागो यहां से। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वो चीज जो भी थी धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रही थी और जैसे ही वो उस खुले मैदान में पूरी तरह आई, उसका चेहरा बदलने लगा। मरोड़ खाता हुआ, लगातार अपना आकार बदलता हुआ, कुछ और बनता हुआ, कुछ उससे भी ज्यादा भयानक। उसी पल मुझे समझ आ गया, हम यहां से कभी जिंदा बाहर नहीं निकलने वाले थे। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाने से ठीक पहले आखिरी आवाज जो मैंने सुनी वो मेरी अपनी ही आवाज थी, जो परछाइयों के बीच से सारा का नाम पुकार रही थी। दोस्तों, अगर आपको ये दोनों कहानियां अच्छी लगी हों तो इस वीडियो को लाइक, हाइप और शेयर करना मत भूलना। कमेंट्स में अपने फीडबैक और सजेशंस भी ज़रूर देना। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी कहानियां आपसे मिस ना हो, उससे पहले ही चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप मुझे थोड़ा और सपोर्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे QR को स्कैन करके आप मुझे थोड़ी बहुत मदद भेज सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही और कहानियों के साथ। नमस्कार।